dear friends, a very warm welcome on this channel. This is Ayushi, your chemistry educator. और आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने ड्रॉप किया था राउल्स लॉ तक और आज वहीं से पिक करेंगे। राउल्स लॉ यार बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस कंसर्न्ड है, तो चलिए देखते हैं एंड तक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था मैम? कुछ आपने 3 बीकर्स बना दिए थे और उसमें हमने क्या कर दिया था, 2 लिक्विड्स को मिक्स कर दिया था। 2 बीकर्स में प्योर लिक्विड थे, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। उनको मिलाकर हमने थर्ड लिक्विड सॉल्यूशन बनाया था। जिसको नहीं याद है भाई फटाफट से जाओ और पुरानी वीडियो रिवाइज करके आओ, वरना आगे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि हमने लिए थे 2 कंपोनेंट्स दैट वर लिक्विड, दोनों को मिक्स करके एक फाइनल सॉल्यूशन बना दिया था और हम आ गए थे कुछ इस रिलेशन पर, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के रिलेशन पर। यस और नो, यही तक हमने कंटिन्यू किया था लास्ट लेक्चर में। जिसने पढ़ा है वो जरा यार थम्स अप दे दो कि हाँ मैम हमें यहीं से पिकअप करना है। चलो नाउ, एक फ्रेंच केमिस्ट थे, क्या नाम था? राउल्ट। इन्होंने एक लॉ दिया था, लेकिन इनके लॉ का बेसिस क्या था देखते हैं। ही गेव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। जैसे हेनरी ने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी थी, हेनरीज लॉ दिया था ना। क्या था हेनरीज लॉ? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो। तो हेनरीज लॉ जैसे ही राउल्ट ने भी एक लॉ दिया था जिसमें उन्होंने रिलेशन बताया था पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। यस और नो? पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। देखो यार, अगर पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं तो ऑब्वियस होता है कि गैस का होगा, लेकिन अगर पार्शियल वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं लिक्विड है, वो बहुत ऐसे चंचल मिजाज का है, तो वो अपने वेपर्स बना लेता है। ठीक है, चलो। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज राउल्स लॉ व्हिच स्टेट्स दैट, क्या बताता है डेफिनेशन, सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड के लिए, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। अब कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट 1 एक कंपोनेंट 2। तो अगर कंपोनेंट 1 के लिए मैं राउल्स लॉ लिखती हूं तो दैट विल बी पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यस और नो? फर्स्ट कंपोनेंट के लिए। सेकेंड कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा? P2 is directly proportional to mole fraction of second component। अरे यस और नो? इतनी बात क्लियर हो गई, बस यही था राउल्स लॉ। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होती है यार। खत्म इसीलिए नहीं होती है क्योंकि अभी ये जो सिंबल है ना प्रोपोर्शनैलिटी का, ये जो सिंबल है प्रोपोर्शनैलिटी का, ये हमें हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाओगे? आप बोल दो मैम इक्वल टू लगा दो और आ जाएगा कोई कांस्टेंट। तो आ जाओ यार, देख लेते हैं क्या आता है। ये मैंने इक्वल टू लगा दिया और मैंने एक इंट्रोड्यूस कर दिया है टर्म P1 नॉट। सेम P2 इज इक्वल टू P2 नॉट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। ये है हमारा राउल्स लॉ, रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। क्लियर बात है? याद हो गया? इतनी बार रिपीट किया है, बुक खोल के मत देख लेना तुम लोग। आगे बात करते हैं बेटा। ये जो P1 नॉट है और P2 नॉट है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि एग्जैक्टली है क्या। तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि क्या समझते हैं हम P1 नॉट और P2 नॉट से। अब
आप बताओगे मुझे कि व्हाट इज P1 नॉट एंड P2 नॉट। मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली, बिल्कुल इस चीज को डिस्कस नहीं करने वाली, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। कंपोनेंट 1 के लिए बिल्कुल यही एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया है, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। सिमिलरली दिस इक्वेशन ऑल्सो। अब आप बोलोगे मैम आप बहुत चालाक बन रहे थे, लेकिन आपकी सारी चालाकी निकल गई क्योंकि हमने तो चीटिंग कर ली। कैसे चीटिंग कर ली भाई? अरे दिया हुआ है यार P1 नॉट और P2 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। जो दो प्योर लिक्विड्स थे उनकी वजह से जो वेपर प्रेशर बन रहा था वही है। लास्ट जो लेक्चर था आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने ये टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया था P1 नॉट एंड P2 नॉट। क्लियर बात है इतनी? चलिए आगे देखते हैं। अब एक साइंटिस्ट थे डाल्टन। अब तुम लोग बोलोगे यार मैम ये डाल्टन बड़ा बड़ा परेशान करते हैं, पहले तो आते वाते हैं नहीं, बाद में अगर अपनी हीरोगिरी दिखा देते हैं। जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, हेनरीज लॉ पढ़ा था, उसके बाद में आया था कि डाल्टन ने भी इंडिपेंडेंटली सेम बात बोली थी। तो यहां पर जब राउल्स ने अपना लॉ दे दिया तो फिर डाल्टन फिर से आ गए। तो देखो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर over the solution phase in the container will be the sum of partial pressure of component of the solution as given। तो ये क्या कोई नई बात है? ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन डाल्टन ने भी यही बात बोल दी थी। तो कोई बात नहीं, उनने अपना रिवीजन करवा दिया। अच्छी अच्छी बातें सोचो कि दोबारा अगर उन्होंने वही चीज बताई है तो हमारा ही रिवीजन हुआ है, हमें अलग से पढ़ने की नीड नहीं हुई, है ना? सही है, सही हो गया। अब देखो, substituting the values of P1 and P2, जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में P1 और P2 की, कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा? सी P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, यस और नो? P1 किसके इक्वल होता है? P1 नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस P2 नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं इस मोल फ्रैक्शन को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट लिख सकती हूं यानी क्यों? देखो, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1, ये रूल पढ़ाया था जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म डील कर रहे थे, मोल फ्रैक्शन जब डील कर रहे थे। अच्छा, अगर मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए तो वो क्या हो जाएगी? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, यस और नो? चलो यहां पर पुट कर देते हैं। तो P1 नॉट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट प्लस P2 नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, ये किसके इक्वल है? P टोटल के ही इक्वल है। किसके इक्वल है? P टोटल के ही इक्वल है। क्लियर बात है यहां तक? अब ध्यान से देखना, अब एक स्टेप मैं ऐड करती हूं यहां पर, P1 नॉट माइनस P1 नॉट काय 2 प्लस P2 नॉट काय 2, इतना मैंने लिखा बेटा, यस और नो? अब इसके आगे क्या करूंगी मैं? इसके आगे व्हाट विल आई डू? आई विल टेक व्हाट एज कॉमन, काय 2 एज कॉमन। मुझे यहां पर काय 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है? यहां पर क्या कॉमन दिख रहा है? काय 2 कॉमन दिख रहा है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे रीअरेंज कर लेते हैं? मैंने लिखा P1 नॉट, ठीक है, यहां तक लिख दिया। अब मैं लिख रही हूं प्लस P2 नॉट काय 2 माइनस P1 नॉट काय 2, ठीक है? P2 नॉट, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव वाली पहले लिख ली, फिर ये नेगेटिव उठाकर बाद में रख दिया। समझ आ गई बात? अब देखो क्या होगा, P1 नॉट प्लस कितना सही चल रहा है, कितना सेम चल रहा है यहां तक। अब इन दोनों में कैन आई टेक काय 2 एज कॉमन? ये लो भैया, काय 2 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या आ गया? P2 माइनस P1 नॉट नॉट। समझ आई बात?
तो क्या यही रिलेशन ऑब्टेन हुआ है? एक बार फटाफट से देख करके चेक कर लो यार, सही किया या नहीं। अभी देखो, आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से देखते तो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या हॉच पॉच हो गई, लेकिन अभी रीअरेंज करने के बाद तुम्हारे लिए चीजें 100% ईजी हो गई हैं। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे कभी कभी न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाता है, तो यू विल स्टार मार्क दिस एंड देखोगे कि कहां पर यूज हो रहा है, वहां पर अप्लाई करोगे। इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन हाँ कभी कभी क्या दे देते हैं बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट दे देते हैं, और मोल फ्रैक्शन दे देते हैं सेकेंड कंपोनेंट का। एक्सपेक्ट क्या करते हैं, टोटल प्रेशर बता दो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो या और भी बहुत तरीके हैं। तो इस पर्टिकुलर डेरिवेशन का ये हमारा क्रक्स निकलता है। इज दिस मच क्लियर? चलो लेट्स सी नेक्स्ट, द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज। ध्यान देना वर्ड्स पर, composition of vapor phase in equilibrium with the solution is determined by partial pressures of component। अब बोला है y1 और y2 अगर मोल फ्रैक्शंस है, यहां पर y1 और y2 से डिनोट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शंस of components 1 and 2 respectively in vapor phase, then Dalton's law अगर हम यूज करते हैं तो what will that be, P1 and P2 will be equal to Y1 into P total and Y2 into P total। Y1 क्या, Y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है। क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो एक और बार पढ़ो, द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट। व्हाट आर दीज बेटा, ये P1 P2 पार्शियल प्रेशर्स है, लेकिन अगर हमें एट द सेम टाइम बोला है कि y1 एंड y2 मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 1 एंड 2 के इन वेपर फेज, देन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं P टोटल। यस और नो, अगर ये डाटा गिवन है, ये डाटा गिवन है तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये डाटा गिवन है, ये डाटा गिवन है तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन अपनी केमिस्ट्री इन्वेंटरी में। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के नाम से इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलो लेट अस सी नेक्स्ट। अब आता है क्वेश्चन वेपर प्रेशर पे ही, अभी तक जितना पढ़ा। सी क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन at 298 Kelvin are 200 millimeter of mercury column and 415 millimeter of mercury respectively। गिवन क्या क्या है पहले लिख लेते हैं, फिर देखेंगे बेटा कि पूछा क्या क्या है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, so let us see given data क्या क्या है। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, मतलब प्रेशर दिया है, वेपर प्रेशर किसका, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का कितना दिया है, हाउ मच इज गिवन, 200 मिलीमीटर्स Hg। और वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 कितना दिया है, 415 मिलीमीटर्स Hg। क्लियर है इतनी बात? क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर। क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 grams of CHCl3 and 40 grams of CH2Cl2। अब देखो यहां पर ये क्या है बेटा, गिवन वेट है। व्हाट इज इट, गिवन वेट, गिवन वेट है। मोलर मास हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो जब हमें पार्शियल वेपर प्रेशर गिवन है और हमें क्या गिवन है, डाटा गिवन है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए। जरा याद करो, इससे पहले हमने एक इक्वेशन लिखा था अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर
क्या आता है बेटा, जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, यस और नो, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए यही हो जाएगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग दीज टू सॉल्वेंट्स। फटाफट से ट्राई करेंगे। ओके, तो एज पर दिस इक्वेशन यहां पर हमारा पूरा जो फाइनल आंसर है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट वो आप इससे कैलकुलेट कर लोगे। तो एक इक्वेशन तो ये देखते से ही आ जाना चाहिए कि हाँ ये वाला यूज होने वाला है। आगे देखते हैं बेटा कैसे प्रोसीड करेंगे। मैं अभी इसको इरेज कर देती हूं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इनके मोलर मासेस। सो मोलर मास इसका CHCl3 और मोलर मास CH2Cl2। दोनों का डाटा क्या आएगा बेटा, फॉर CHCl3 इट विल बी 119.5 ग्राम पर मोल एंड फॉर CH2Cl2 इट विल बी 85 ग्राम पर मोल। जरा कैलकुलेट करो, CHCl3 है कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, Cl3 मतलब 35.5 इंटू 3, 3 5s are 15, carry on 1, 3 5s are 15, 16, carry on 1, 3 3s are 9, 10, 106.5. So for Cl, 3Cl we have 106.5, जरा देखते हैं 0.5, 6, 7, 8, 9 and this is 1 and this is 1, 119.5। बिल्कुल CH2Cl2 का भी आप इसी फॉर्मेट में कैलकुलेट करेंगे। तो ये मोलर मास कैलकुलेट करने वाली चीज आप खुद से कर सकते हो। ओके, अब अगली चीज हम क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स CHCl3 के एंड नंबर ऑफ मोल्स CH2Cl2 के। हाउ विल बी कैलकुलेट, गिवन वेट फॉर CHCl3 कितना है बेटा 25.5 एंड मोलर मास CHCl3 का कितना आया 119.5। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें CH2Cl2 के कैलकुलेट करने हैं तो दैट विल बी 40/85। कितना आएगा ये, इट विल बी इक्वल टू 0.213 एंड 0.47 रिस्पेक्टिवली। इज दिस मच क्लियर, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। ओके, नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब बात आती है किसकी, मोल फ्रैक्शन की। यस और नो, क्यों मोल फ्रैक्शन बेटा, क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग दिस एंड दिस। दो कंपोनेंट्स है, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, तो क्या अब हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैन वी कैलकुलेट रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शंस फॉर CHCl3 एंड फॉर व्हाट CH2Cl2। बताओ मुझे, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फटाफट से सोचो और बताओ। सो लेट अस सी, मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे CHCl3 का। क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स किसके, CHCl3 के। बताया था मैंने मोल फ्रैक्शन बहुत वाइडली यूज होने वाला है, आगे जब पढ़ेंगे वेपर प्रेशर एटसेट्रा, ये देख लो एप्लीकेशन अपनी आंखों से। मोल फ्रैक्शन CHCl3 का है 0.213 अपॉन टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स क्या हो जाएगा 0.213 प्लस 0.47, यस और नो। एंड सिमिलरली मोल फ्रैक्शन CH2Cl2 का कितना हो जाएगा 0.47 डिवाइडेड बाय 0.213 प्लस 0.47, यस और नो। तो ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज हमें क्या मिलने वाली हैं 0.688 एंड 0.312। क्लियर है इतनी बात। अब आ जाओ जरा पीछे,
यहां पर मैंने आपको ये इक्वेशन बताया था जो कि पी टोटल कैलकुलेट कर रहा था। यस, इस इक्वेशन में हमें सारी वैल्यूज गिवन है, हमें केवल और केवल पी टोटल कैलकुलेट करना है वैल्यू रखकर। क्या रखकर बेटा? वैल्यू रखकर हमें पी टोटल कैलकुलेट करना है, पी टोटल एज पर दैट फॉर्मूला। तो क्या आप ये चीज यहां से पिक कर सकते हो? मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है फॉर सेकेंड कंपोनेंट, एंड जो वेपर प्रेशर की वैल्यूज हैं वो हमारे सामने है, दे आर गिवन ऑलरेडी। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। इसको P1 नॉट मान लो, इसको P2 नॉट मान लो। कर लोगे इतना? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में आपका आंसर चाहिए बेटा कि हाउ मच हैव यू कैलकुलेटेड पी टोटल 1। दिस इज वन थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू। सेकेंड, जब आपका पी टोटल आ जाएगा तब आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा सकते हो। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या देखा था हमने? P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू पी टोटल। तो ये पी टोटल यहां से आपको मिल जाएगा। P1 Y1 क्या फाइंड करना है? अब फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। यस और नो? तो बिल्कुल आप यहां पर वैल्यूज रखकर आंसर मुझे बताएंगे। इज दिस मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये दो डाटा मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए ताकि मुझे समझ आए कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको पूरा बता दिया है। इनफैक्ट वी हैव सॉल्व्ड वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब सिर्फ वही होता है ना, बच्चे को बता दो कि ये वैल्यू यहां रखनी है, ये वैल्यू यहां रखनी है, तो इतना काम आप कर सकते हो। ओके, लेट अस मूव ऑन नाउ। राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, इसको मैं फटाफट से 2 मिनट में समराइज कर देती हूं। देखो, हेनरीज लॉ क्या कहता था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा करके एक कांस्टेंट आ जाता है। सिमिलरली दिस इज आवर हेनरीज लॉ। ये क्या है बेटा? हेनरीज लॉ। और राउल्स लॉ क्या बोलता है? दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। और यहां पर जो वैल्यू या जो टर्म इंट्रोड्यूस होता है दैट इज दी प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। तो सिर्फ और सिर्फ इतना बोला है कि राउल्स लॉ इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्स लॉ को हमने स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ बोल दिया क्योंकि ये सारी चीजें ये सारे फिगर्स सेम है, बस ओनली व्हाट इज चेंजिंग इज दिस वैल्यू। समझ आ रही है बात? आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं। According to Raoult's law, vapor pressure of volatile component in a given solution is given by this equation. In the solution of gas and liquid, one of the components is so volatile that it exists as gas, और ये बताता है Henry's law. If we compare the two equations, अगर हम दोनों equations को compare करते हैं तो हमें क्या समझ आता है? It can be seen that partial pressure of volatile component of gas is directly proportional. Volatile component किसे बोला है? Liquid को बोला है। और gas is in case of Henry's law and volatile component is in case of Raoult's law. टर्मिनोलॉजी समझ आ रही है? कितनी स्पेसिफिक यूज हुई है, समझ आ रही है बात? Volatile component of gas is directly proportional to mole fraction as it is. आगे, only the proportionality constant KH differs from P1 naught. First component के लिए बात कर रहे हो तो P1 naught mole fraction of first component, ये आपका equation बन जाता है। Yes or no? आगे, thus Raoult's law becomes a special case of Henry's law in which KH becomes equal to P1 naught. दोनों इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इन दोनों का है। इतनी बात समझ आ रही है आपको? चलो, सो दैट इज ऑल। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विथ आगे का पोर्शन। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच गाइज।